एपीएन पर शिवपाल यादव ने की मन की बात, कहा अखिलेश चलाएंगे सरकार, मैं चलाऊंगा संगठन, लोहियावादी और चरण सिंह वादियों को करूंगा एकजुट, टिकट पर नहीं है कोई टकराव, नेताजी कहेंगे तो छोड़ दूंगा सभी पद, कहा बिन बुलाए नहीं जाऊंगा अखिलेश यादव से मिलने, अब अखिलेश के अधीन मैं नहीं। समाजवादी पार्टी में जारी है सियासी दांव पेच, अखिलेश के मंत्री पवन पांडे को शिवपाल ने दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता, शिवपाल ने धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट करने के लिए दिए संकेत, कहा नेताजी के कहने पर ही सरकार में जाएंगे वापस, इससे पहले मुख्यमंत्री सीएम अखिलेश ने की राज्यपाल से मुलाकात। 40 करोड़ के घूस कांड में बरी हुए कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा, रिश्वत मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने येदियुरप्पा को दी क्लीन चिट, बीजेपी ने ली राहत की सांस। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर अब नहीं देना होगा टोल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टोल वसूली पर लगाई रोक, लंबे समय से चल रहा था ये विवाद। सीमा पर पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, जम्मू के पास आरएसपुरा सेक्टर और अरनिशा सेक्टर में बीएसएफ की पोस्ट पर फायरिंग की, बीएसएफ के 3 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया बीएसएफ ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात, मैं हूं राजश्री आपके साथ। आज हम इस कार्यक्रम में देखेंगे कि समाजवादी पार्टी में गृह युद्ध जो चल रहा है वो कैसे अब शीत युद्ध में बदल गया है। अखिलेश और शिवपाल की क्या होगी अगली रणनीति, ये हम आपको बताएंगे। पार्टी की कलह का प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे, और बिहार में क्या वाकई लौट आया है जंगल राज, इसको हम टटोलेंगे। येदियुरप्पा को क्यों मिली है क्लीन चिट और क्यों खुश है बीजेपी, ये आपके सामने होगा। लगातार 40 बार सीज फायर उल्लंघन करने वाले पाकिस्तान को कैसे दिया जाए माकूल जवाब, इस बात का हम ढूंढेंगे, इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। और अमेरिकी चुनाव में हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले पर अमेरिका से अपडेट के साथ हम दिखाएंगे कि ट्रंप क्यों और कैसे मोदी की नकल उतार रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस सफर को। और देश की बात में सबसे पहले सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी में चल रहे गृह युद्ध में फिलहाल लगता है कि सीज फायर हो गया है, लेकिन छुटपुट गोलीबारी अभी भी जारी है। आज सपा प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अखिलेश मंत्रिमंडल में वन राज्य मंत्री पवन पांडे को पार्टी से बर्खास्त कर दिन का शुरुआत किया। उधर जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राज्यपाल राम नाईक से मिलने राजभवन पहुंचे तो अचानक सनसनी फैल गई। बाद में पता चला कि ये महज एक शिष्टाचार भेंट थी। दूसरी ओर आजम खान ने बयान जारी कर कहा है कि मुसलमानों की रहनुमाई का मुद्दा उठना जरूरी है। समाजवादी पार्टी में नेताजी ने भले ही युद्ध विराम करवा दिया हो, लेकिन सीमाओं पर तनाव कम नहीं हुआ। अखिलेश कैंप के एक जवान पवन पांडे को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। पवन पांडे अखिलेश कैबिनेट में वन राज्य मंत्री हैं। ये पवन पांडे वही हैं जिन्होंने शिवपाल अमर कैंप का एक जवान आशु मलिक की सीएम हाउस में पिटाई की थी। देखिए, श्री तेज नारायण पांडे और पवन पांडे वन राज्य मंत्री को आशु मलिक सदस्य विधान परिषद के साथ धक्का मुक्की एवं उनकी पिटाई करने के गंभीर दुराचरण, पार्टी की नीतियों और हितों के विपरीत कार्य करने एवं पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण समाजवादी पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाता है। पवन पांडे को पार्टी से निकालकर शिवपाल ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उन्हें मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त करने की सिफारिश की है। ये वही पवन पांडे हैं जिनसे खराब प्रदर्शन के कारण 2014 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा ले लिया गया था। लिहाजा इस बार उन्होंने वफादारी का जबरदस्त प्रदर्शन किया। अलग बात है कि आशु मलिक ने भी नेताजी से वफादारी दिखाने के चक्कर में अखिलेश को समझाइश देने पहुंचे थे और धक्का मुक्की हो गई थी। बावजूद इसके शिवपाल जी का कहना है कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। सब ठीक है और नेताजी ने कल कह ही दिया कोई विवाद नहीं है।
परिवार में कोई विवाद नहीं है, पार्टी में कोई विवाद नहीं है, सब एक है। शिवपाल की गोलाबारी के बाद अखिलेश भी निकल पड़े। मंजिल थी राज्यपाल निवास। यकायक अफवाह का बाजार गर्म हो गया। कयास लगाया जा रहा था कि क्या करने राजभवन गए हैं। मुंडे मुंडे मरती भवना, कोई विधानसभा भंग करने की सिफारिश तो कोई शिवपाल को वापस लेने की सूचना, कोई पवन पांडे मामले में चर्चा को लेकर अपनी अपनी बुद्धि लगा रहा था। उधर दिन चढ़ते ही मुख्यमंत्री निवास पर नारेबाजी करने वाले भी चढ़ाए। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, और तुम की टक्कर में। बहरहाल सपा के संकट का मजा उठाने वाले विघ्न संतोषी शाम ढलते ढलते निराश हो गए। दिन ढलते ढलते आजम खान को मुसलमानों के लिए सूबे भर में अंधेरा नजर आने लगा। उन्होंने अल्लाह के बंदों को रोशनी दिखाने की कोशिश की। बगावत में अखिलेश का साथ देने के बाद भी नई सुबह की उम्मीद नहीं झुकी। सो अकलियत की रहनुमाई के बहाने अपनी अहमियत का ऐलान हर आमो खास के लिए कर दिया गया। समझा जाता है कि नेताजी के कान तक उनकी बात पहुंच जाएगी। बहरहाल अब सबको रजत जयंती पर ही युद्ध विराम उल्लंघन का अंदेशा नजर आ रहा है। अनामिका सिंह के साथ अभिषेक पांडे, APN लखनऊ। तो सपा में फिलहाल युद्ध विराम हो गया। हालांकि वन मंत्री और अखिलेश के करीबी पवन पांडे का पार्टी से निकाला जाना ये संकेत दे रहा है कि फिलहाल तलवारें म्यान में नहीं गई हैं। और अगर कुछ बाहरी व्यक्तियों, गौर कीजिएगा, मैं अखिलेश यादव के ही शब्दों को दोहरा रही हूँ, कुछ बाहरी व्यक्तियों ने अगर फिर घी डालने की कोशिश की तो ये चिंगारी कभी भी और बड़ी आग के रूप में भड़क सकती है। तो यानी अभी सब कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता। सपा में चल रहे इस घमासान के एक मुख्य बिंदु हैं शिवपाल सिंह यादव। उन्होंने फिर से कहा है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम पर पार्टी एक है। APN के मैनेजिंग एडिटर विनय राय से एक्सक्लूसिव बातचीत में शिवपाल यादव ने साफ किया कि टिकट बांटने को लेकर उनका मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ कोई टकराव नहीं है। हालांकि शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि चूंकि वो मंत्री नहीं है, इसलिए अब वो अखिलेश यादव के अधीन भी नहीं है और बिन बुलाए वो अखिलेश से मिलने नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश का सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस समय समाजवादी पार्टी में खास तौर पे दो ध्रुव बन चुके हैं। एक तरफ प्रोफेसर राम गोपाल यादव हैं तो दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव। इस समय इस पूरे घमासान पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवपाल सिंह यादव। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये घमासान कब थमेगा। शिवपाल जी, खास तौर से देखा जा रहा है कि वर्कर कहीं न कहीं इस कन्फ्यूजन में किस पाले में खड़ा है? नेताजी का पाला है, आपका पाला है, प्रोफेसर साहब का पाला है कि मुख्यमंत्री का पाला है? हो क्या रहा है? देखिए, नेताजी के नाम पर तो पूरी पार्टी एक है, कहीं कोई विवाद नहीं है। लेकिन नेताजी के खिलाफ बोलने का किसी को भी अधिकार नहीं है। और अगर प्रोफेसर साहब नेताजी के खिलाफ चिट्ठी लिखते हैं तो उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अगर कहीं कोई बात है, हमसे बात है तो हमसे बात करें। और हमने भी कभी प्रोफेसर साहब के खिलाफ बोला नहीं है। प्रोफेसर साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री की जो शोहरत है, जो मुख्यमंत्री इतना पॉपुलर हो रहे हैं, उससे कहीं न कहीं नेताजी के अंदर जलन की भावना आ गई है। देखिए, ये भी सब गलत, इसलिए गलत है, नेताजी ने तो मुख्यमंत्री बनाया। और अगर ऐसी कोई बात करते हैं तो क्या प्रोफेसर साहब जो सांसद है, उनका बेटा, क्या उनसे जलते हैं? तो नेताजी क्यों जलेंगे? नेताजी ने जब मुख्यमंत्री बना दिया है और पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है, तो फिर नेताजी कोई बेटा अपने बेटे से कभी जल नहीं सकता है। उसे राय दे सकता है, सुझाव दे सकता है और सही राय दे सकते हैं। तो ये सबको अधिकार है। बार बार जिस तरह से घटनाक्रम हो रहा है, उस दिन मंच पर जो हुआ, सबने कहा कि शायद ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक मंच पर माइक छीना जाए, वहाँ पर आप कुछ बोलें, आपके प्रतिकार में मुख्यमंत्री कुछ बोलें, नीचे से कार्यकर्ता कमेंट करें। ये दिन आपने सोचा था कि समाजवादी पार्टी में ये दिन भी आएगा? देखिए, नहीं होना चाहिए, ये कभी नहीं होना चाहिए। जहाँ नेताजी जहाँ पर बैठे हों और नेताजी के ने ही मुख्यमंत्री बना दिया हो और नेताजी ने सब कुछ बना दिया हो, और अगर नेताजी के सामने कोई
इस तरीके का गुंडही करे और दंडता करे तो बेहद समाजवादी पार्टी, मैंने कहा भी उस दिन, मैंने कहा भी, और मैंने भी कहा, अगर मैंने जो मुख्यमंत्री जी ने सवाल खड़े किए थे उसका जवाब मैंने दिया, तब वो किसी को अधिकार नहीं था, मैं उसकी अध्यक्षता कर रहा था, और जितने भी उसमें अधिकृत लोग थे केवल पार्टी के गिने चुने लोग बुलाए गए थे, लेकिन ऐसे लोग भी बैठे थे उसमें जो पार्टी से निकाल दिए गए हैं। कल भी देखा गया पार्टी दफ्तर में जब नेताजी प्रेस करके बाहर निकले तो बाहर नारेबाजी हो रही थी, अखिलेश जी के जो समर्थक थे वो नारेबाजी कर रहे थे, क्योंकि उनके मन में था कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अखिलेश जी का नाम नेताजी क्यों नहीं ले रहे हैं। तो क्या मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नाम लेने में कोई गुरेज है? क्योंकि बार बार आपने भी कहा है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो मुख्यमंत्री अगले बनेंगे, लेकिन नेताजी ने नाम नहीं लिया, तो इसके लिए उनके मन में संशय आया कि शायद नेताजी नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अगले बने, और ये बात कहीं ना कहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी के भी मन में टीस है, कहीं क्या नेताजी के मन में कुछ और चल रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेताजी बोल भी चुके हैं। देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी कल बोल भी चुके हैं प्रेस में, लोकतांत्रिक पार्टी है, और जब बहुमत हो जाए चुनाव के बाद तो जो भी मीटिंग की जाती हैं, औपचारिकताएं की जाती हैं, फिर मीटिंग में मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, तो ये सब नेताजी ने बोल भी दिया है। और फिर जब नेताजी ने अखिलेश को मुख्यमंत्री अभी बना भी दिया है और उनके बेटा भी हैं, तो फिर बेटे से ज़्यादा और क्या रिश्ता हो सकता है। ये माना जाए कि आपने कम से कम अपने तरफ से उनको अगला मुख्यमंत्री मान लिया है कि अगले मुख्यमंत्री घोषित करेंगे, बाकी जो वैधानिक कार्रवाई है जीते हुए विधायक तय करते हैं उस पर तय किया जाए, लेकिन आप उनको मुख्यमंत्री के तौर पर मानते हैं कि अगला मुख्यमंत्री वही होंगे? देखिए, मैं तो बोल भी चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, और बोलने के बाद अब तो मैं मंत्री हूँ नहीं, अब तो मैं अखिलेश के अधीन हूँ नहीं, तो अगर मुझे अब वो बुलाएंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाएंगे, तो उनसे बात करेंगे जा कर के, उनको अगर सलाह मांगेंगे तो सलाह देंगे, लेकिन अब बिना बुलाए तो नहीं जा सकते हैं, अगर बुलाएंगे तो बिल्कुल जाएंगे। कहा जा रहा है कि आप उनके लोगों को लगातार पार्टी से हटा रहे हैं, उसमें पवन पांडे का नाम आया कि आज ही उनको अपने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो उनके लोगों को गिन गिन के हटाया जा रहा है, क्योंकि कल आपकी जब बात हुई तो आपने कहा था कि मेरा अधिकार नहीं हटाने का, नेताजी फैसला लेंगे या मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे अगर उनके घर में कोई हाथापाई या मारपीट हुई है तो। अचानक पार्टी से बाहर का रास्ता पवन पांडे को। देखिए, जो अनुशासनहीनता करेगा, अब कोई भी अगर मुख्यमंत्री के घर में जाए, आवास पे जाए और विधायक जाए और वहाँ पर दूसरा मंत्री अगर उसे अपमानित करे, उसकी पिटाई करे, तो ये तो कठोर अनुशासनहीनता है, तो उसके खिलाफ तो देखिए कार्रवाई होना चाहिए, और मुख्यमंत्री को अब उसे मंत्री पद से बर्खास्त भी करना चाहिए। ये मैंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख दिया है। मान लीजिए वो नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में पार्टी के वो एमएलए आपने पार्टी से बाहर निकाल दिया, वो बर्खास्त न करें, तो क्या टकराव की स्थिति फिर पैदा नहीं होगी? देखिए, हम लोग कोई टकराव नहीं करना चाह रहे, हम लोग सब लोग मिल कर के, वो जो नेताजी ने कह भी दिया है, पूरा परिवार एक है, पूरी समाजवादी पार्टी एक है, और फिर हमारा आगे लक्ष्य है कि सांप्रदायिक शक्तियों को मंसूबे पूरे न हो सकें। बात आ रही थी कि कम से कम आप मंत्रिमंडल, पहले आपने कहा शामिल नहीं होंगे, आप चुनाव मैदान में जाएंगे, चुनाव का वक्त आ गया है, लेकिन कल नेताजी ने एक फार्मूला निकाला था और मुख्यमंत्री जी से कहा था कि प्रेस करें और मंत्रिमंडल में आप लोग की वापसी करें, जिससे कार्यकर्ताओं में एक संदेश जाए कि सभी एक हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने शायद उससे इनकार किया है या ये चाहा कि बाद में करेंगे, क्या स्थिति हो ज़्यादा बेहतर आप बता सकते हैं। लेकिन आज वो राज्यपाल से मिलने भी गए, क्या लगता है अगर मंत्रिमंडल में वापसी का फैसला होता है तो आप तैयार हैं या मंत्रिमंडल में नहीं जाएंगे? देखिए, मुझे संगठन चलाने की जिम्मेदारी मिली है, मुख्यमंत्री हैं, उनको सरकार चलाने की जिम्मेदारी मिली है, तो वो सरकार में चाहे किसी को मंत्री लें, जिसको चाहें उसे रखें, जिसको चाहें उसे हटाएं, लेकिन अब तो आज के बाद हम तो अब कई दिन हो गए, मैं तो उनके अधीन है नहीं, मैं अपना संगठन का काम कर रहा हूँ। सुनने में आ रहा था आपने कहा कि मैं मंत्री का आवास छोड़ने जा रहा हूँ,
तो क्या छोड़ने का इतना दबाव है कि आप तुरंत कार्यमुक्त होकर पूरे संगठन काम में लगना चाहते हैं? देखिए, मैंने गाड़ियाँ छोड़ी दी हैं, सभी सुविधाएं छोड़ दी हैं। अब ज़्यादातर मकान में सब सामान मैंने यहाँ से हटा ही दिया है। आज मैं जा रहा हूँ, आज मेरा तो आज ही से छूट जाएगा घर। अब लौट के आएंगे तो फिर अपने घर पे चले जाएंगे। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जो टकराहट की स्थिति आई थी उसमें बात उन्होंने कहा था कि टिकट बांटने का अधिकार उनको दिया जाए, तो क्या मुख्यमंत्री अगर किसी टिकट पर चाहते हैं कि फला व्यक्ति को टिकट मिले तो आप उस टिकट को देना नहीं चाहते थे, इसलिए टकराहट है, या उन्होंने आपसे कहा नहीं, केवल भ्रम की स्थिति है कि वो जिसको चाहते हैं उनको आप टिकट नहीं देंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं। देखिए, जो अभी सूची बनी थी, मेरी जहाँ तक जानकारी है, मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने एक इंटरव्यू लेने का और सब कुछ किया था। तो वो जो भी टिकट की सूची बनी थी वो प्रोफेसर साहब, अखिलेश यादव और नेताजी को दिखाई गई, और फिर नेताजी को दिखाने के बाद मुझे घोषणा करने के लिए दिखा दी। उसमें कहीं शायद उसमें 2-4 का था, वो नेताजी के सामने, मेरे सामने सब चीज़ ठीक था, वही सूची जारी हुई है। और जहाँ तक नेताजी ने मुझसे एक दिन कहा था कि जो अखिलेश का है उसमें सुधार कर लेना, तो वो सूची अभी तक मुझे मिली नहीं है। ऐसा कोई टकराव मुझे तो लग नहीं रहा था, मुझे तो कोई टकराव लगा नहीं। आपको कहीं लगता है कि इस पूरे झगड़े में परिवार में, बच्चों में भी कहीं ना कहीं रोष आ गया, टकराहट आ गई, दरार खिंच गई जो नहीं खिंचनी चाहिए थी? क्योंकि आपका परिवार इसीलिए जाना जाता था कि घर में कम से कम वैमनस्यता नहीं, पूरा घर एक है, इसमें कम से कम कहीं दरार आई, बच्चों के मन में आ गई हो, आप लोग के मन में भी आई? देखिए, घर एक है, पार्टी एक है, जो नेताजी ने कहा। देखिए, परिवार में जो बड़ा होता है और मुखिया होता है उसकी बात मानी जाती है, और अखिलेश के पिता हैं नेताजी, तो हम सबसे बड़े जो परिवार में हैं, हम तो कह रहे हैं कि जो आदेश दे दें हम उसे त्याग भी करने को तैयार हैं। जो भी हमसे कहेंगे सभी पद छोड़ने को तैयार हैं, अगर नेताजी कहें। ये थे शिवपाल सिंह यादव साहब, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस बात को लेकर टकराहट है, टिकट को लेकर के, उसको बदलने तक को तैयार हैं, किसी तरह की वैमनस्यता नहीं है। लेकिन इतना तय है कि अब मुख्यमंत्री से कम तभी मुलाकात होगी जब मुख्यमंत्री उनको बुलाएंगे। मतलब साफ है कि अब पहल कहीं न कहीं अब अखिलेश यादव को भी करनी है। विनय राय, एपीएन के लिए। तो इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू से आपके सामने बहुत कुछ बातें साफ हो गई होंगी, लेकिन ये मत समझिए कि शिवपाल यादव की भूमिका अब कम हो गई है, बल्कि मुलायम सिंह यादव अब भी उन पर काफ़ी यकीन करते हैं। दरअसल घर में आग लगी तो बाहर की याद आई, ये कहावत अब सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव पर काफ़ी सही और सटीक बैठ रही है। कुनबे में उपजे कलह के माहौल और सर पर आ चुके यूपी चुनाव ने उन्हें फिर उस रास्ते पर चलने को वश कर दिया जिस पर चलना कभी उन्हें गवारा नहीं हुआ था, यानी कि एकजुट होकर कई और पार्टियों को साथ लेकर आगे बढ़ना। बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनता परिवार में एकता की कवायद को ठुकरा चुके मुलायम को फिर से इस एकता की याद आई है। उन्होंने महागठबंधन बनाने की इच्छा जाहिर करते हुए जनता परिवार को एक मंच पर लाने की कवायद शुरू कर दी है, और इसके लिए सेनापति हैं शिवपाल यादव। बेटे अखिलेश यादव और भाई शिवपाल यादव में मचे घमासान को अपने तरह से सुलझाने की कवायद के बाद उन्होंने महागठबंधन पर काम करना शुरू कर दिया, यानी मुलायम सिंह यादव ने। और मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल यादव को अच्छी तरह से समझाया है कि किसी तरह से हमें ये काम करना है, और इसका इशारा शिवपाल यादव ने भी अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिया। इसके तहत सपा के उत्तर प्रदेश प्रमुख शिवपाल यादव को अपना दूत बनाकर मुलायम सिंह यादव ने दिल्ली रवाना किया। शिवपाल अपने साथ जनता परिवार के नेताओं का निमंत्रण भी लेकर आए हैं। सबको 5 नवंबर को समाजवादी पार्टी के रजत जयंती कार्यक्रम में लखनऊ बुलाने की योजना है। शिवपाल यादव बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, पूर्व अध्यक्ष शरद यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, लोकदल के अजित सिंह और अन्य पुराने समाजवादियों को लखनऊ आने का निमंत्रण देकर उन्हें वहां आने का आग्रह करेंगे। यानी कि अभी समाजवादी पार्टी अब नई रणनीति बनाने में, ताकि आने वाले चुनाव में उसको थोड़ी आसानी हो सके, इसमें लग चुकी है, और इस पर पूरी नज़र मुलायम सिंह यादव की भी है। परिवार में फूट चाहे ज़रूर हो, पर पार्टी का नुकसान वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, और शायद यही बात वो अपने तमाम साथियों को, भाइयों को और अपने बेटे को भी समझा रहे हैं।
लेकिन उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के नेता आपस में सत्ता की लड़ाई में जिस तरह से डूबे हुए हैं, उससे इतना तो जरूर हो गया है कि वो आम जनता के दुख दर्द को शायद भूल ही गए हैं। आलम यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डेंगू से मौतें रोकने के कारगर उपाय नहीं करने के लिए प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने सरकार से पूछा कि क्यों न राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी जाए। वहीं अलीगढ़ में 6 घंटे तक एम्बुलेंस न मिलने से एक प्रोफेसर की मौत हो गई और इसी से ये सवाल उठ रहा है कि क्या प्रदेश का प्रशासन पूरी तरह से पंगु हो गया है। देखिए एक रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर सत्ता और अहम की लड़ाई सिर चढ़कर बोलती रही और आम आवाम अपनी तकलीफों से कराहती रही। लखनऊ में नेताओं के नारे आसमान में गूंजते रहे। उधर अलीगढ़ में एक प्रोफेसर की कराह वहां के जैन मेडिकल कॉलेज प्रशासन को घंटों सुनाई नहीं दी। प्रोफेसर 6 घंटे तक दर्द से छटपटाते रहे और एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। पेट में दर्द के बाद एएमयू के प्रोफेसर मूर्ति का जैन अस्पताल में एडमिट कर ऑपरेशन कर दिया गया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने दिल्ली रेफर कर दिया, लेकिन 6 घंटे तक एम्बुलेंस न मिलने पर उन्होंने दम तोड़ दिया। 1 बजे रेफर करने के बाद रेफरल के ऊपर सिग्नेचर सब हो गया। सो यू हैव टू सेंड द पेशेंट टू दैट डेली भेजना है। मेरे उसके साथ साथ आप डॉक्टर को देखो तो वहाँ पे वो ड्यूटी पे है वो डॉक्टर, उसने कहा कि इट इज़ नॉट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, आई मीन आप सीएमओ से जाके पूछिए, सीएमओ बताएंगे। वहाँ पे क्या वो पेशेंट इम्पोर्टेंट, फॉर्म भरना इम्पोर्टेंट। प्रोफेसर डी मूर्ति तमिलनाडु के थे और एएमयू में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे। उनका यूपी में कोई वोट बैंक नहीं था। जब सरकार ही अपने इंतजाम को लेकर गाफिल है तो कारिंदों का क्या कहना। सरकार को अपनी कुर्सी की फिक्र इस कदर है कि अदालत भी अपना आपा खो बैठी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने डेंगू से मौत रोकने के लिए कारगर उपाय न करने के लिए प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई। डेंगू की रोकथाम के बजाय अफसर गलत हलफनामा दाखिल करते रहे। एक्चुअली पिछले कई दिनों से मुकदमा चल रहा है डेंगू वाला मामला, और पिछले सालों में भी कई रिटें फाइल हुई थी। राज्य सरकार ये आश्वासन देती रही कि कार्रवाई की जाएगी। अभी कल भी एफिडेविट फाइल किए कि ये किया गया, वो किया गया। केंद्र सरकार ने फंड दिया था 24 करोड़ 38 लाख, और सब्सिक्वेंट सालों में जो पैसा दिया उनको इन्होंने खर्च ही नहीं किया। अपना जो 25% होता है उसको भी नहीं दिया। इस वजह से कोर्ट में नाराजगी थी और इधर उधर घुमाते रहे तो मुख्य सचिव को कल तलब किया है। वहीं एनसीआर में शामिल गाजियाबाद साहिबाबाद क्षेत्र में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंचता जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की औचक निरीक्षण का निर्देश दिया है। यहाँ औद्योगिक इकाइयों से विषैले पदार्थों का उत्सर्जन हो रहा है, जिसमें हवा और पानी प्रदूषित हो रहे हैं। लेकिन ताजो तख्त की जंग में उलझे सियासतदानों को आबो हवा की कैफियत लेने की फिक्र कहाँ है। वहीं गांव के विकास के नाम पर वोट मांगने वाली समाजवादी सरकार को किसानों से बेहद हमदर्दी है, मगर उन्हें पिछले साल बारिश में बर्बाद फसल का मुआवजा देने का वक्त अभी तक नहीं मिल पाया है। उन्हें नहीं मालूम एक फसल की बर्बादी से होने वाला माली नुकसान उसकी एक पीढ़ी को तबाह कर डालता है। लेकिन क्या करें, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो आपने देखा कैसे सरकार पस्त है और जनता त्रस्त, और प्रदेश के मंत्री से संतरी तक सभी इस हालात से बेखबर अपनी कुर्सी या अपना रुतबा बचाने या चमकाने में लगे हैं। सुबह के इस हालात पर एक रूपक याद आता है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, यह सुबह सुबह की बात है। उत्तर प्रदेश के ज्वलंत समस्याओं से निपटने के बजाय सपा जिस तरह से अपने अंतर कलह से निपटने में लगी है, उसने सभी सरकारी कामकाज पर विराम सा लगा दिया, और वो भी इस नाजुक घड़ी में जब चुनाव सर पर है। ऐसे समय जब चुनावी तैयारियों पर बात होनी चाहिए थी, सरकार के विकास कार्यों का बखान किया जाना चाहिए था और पार्टी को एकजुट होकर जनता के बीच जाना चाहिए था, उसी वक्त सपा के भीतर आरोप और प्रत्यारोप का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।
और जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश की है, कुछ वैसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश से लगे पड़ोसी राज्य बिहार की भी है। यूपी में सरकार की निष्क्रियता के चलते कामकाज ठप पड़ा है, तो पड़ोसी राज्य बिहार में सरकार के होते हुए भी राज्य में जंगल राज की यादें ताजा हो रही हैं। अभी मुजफ्फरपुर में महिला इंजीनियर को कुर्सी से बांधकर जिंदा जलाने की आग शांत भी नहीं हुई है कि राज्य में 2 भाइयों के अपहरण का मामला सामने आया। हालांकि बिहार पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से दोनों भाइयों को आजाद करा लिया। दिल्ली के मार्बल व्यवसायी के इन दोनों बेटों को अपहरणकर्ताओं ने सस्ते श्रम का लालच देकर पटना बुलाया था और फिर वहां से इनका अपहरण कर अपने साथ ले गए। पुलिस ने लंबी छानबीन और सुराग के दम पर इन दोनों भाइयों को मुक्त तो जरूर कराया, लेकिन सूबे की सरकारी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह जरूर लग गया। क्या बिहार में फिर जंगल राज लौट रहा है? क्या नीतीश कुमार कानून व्यवस्था को कायम रखने में नाकाम साबित हो रहे हैं? नीतीश के सत्ता संभालने के बाद से कई ऐसे मामले सामने आए जिनके बाद से ही विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। हत्या और अपहरण की घटनाओं ने बिहार को फिर से चर्चा में ला दिया। 21 अक्टूबर को पटना से अगवा हुए दिल्ली के मार्बल व्यवसायी के 2 बेटों को बिहार पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। व्यवसायी पुत्रों को बिहार के लखीसराय से अपहरणकर्ताओं के चंगुल से रिहा कराने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत के साथ लंबा इंतजार भी करना पड़ा और इस दौरान 5 अपहरणकर्ता पुलिस के हत्थे चढ़े, जबकि मुख्य साजिशकर्ता भागने में सफल रहा। हम लोग दिल्ली से हैं और हम पटना आए थे। पटना से किसी अननोन पार्टी ने हमें बुलाया और वहाँ से हमें किडनैप करा दिया रास्ते में से। और हम 5 दिन से हम लोग किडनैपरों ने कैद कर रखा था, बहुत मारा। पटना के एसएसपी मनु महाराज की अगुवाई में हुए इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से एक पिस्टल बरामद की है। दोनों भाइयों के अपहरण में रंजीत डॉन गैंग का नाम सामने आया, जिसने 4 करोड़ की फिरौती मांगी थी। बिहार टीम ने और हमारे मनु सर ने और सीआरपीएफ की टीम ने जो मिलकर सपोर्ट किया है, बहुत ही प्रशंसा लायक है। ऐसा सपोर्ट शायद ही किसी ने करा होगा और शायद ही कोई कर पाएगा। इतनी रात को इतने घने जंगलों में जहाँ पे नक्सलियों का पूरा कहर है, वहाँ पर वो लोग रात को 2 बजे 12 बजे वहीं पर थे, 2-2 दिन से रुके हुए थे। अपहरण की ये घटना 21 अक्टूबर की है, जब दिल्ली के मार्बल व्यवसायी बाबूलाल शर्मा के 2 बेटों सुरेश शर्मा और कपिल शर्मा को सस्ते दर पर व्यवसाय से जुड़े कारीगर और मजदूर दिलाने के नाम पर पटना बुलाया गया और फिर उनका अपहरण कर लिया गया। अपराधियों के चंगुल से मुक्त हुए व्यवसायी के बेटों ने बताया कि उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया जा रहा था और 5 दिन तक जंगल में हाथ पैर बांध कर रखा गया। लालू के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है और इसी का नतीजा है कि अब गुंडा माफिया सक्रिय हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपी। तो एक वक्त था जब बिहार का नाम आते ही लोग जंगल राज की तस्वीर याद करने लगते थे। बीते वक्त के साथ ये बातें पुरानी पड़ने लगी, लेकिन अब एक बार फिर विपक्ष बिहार में जंगल राज का हल्ला मचाने लगा है। विपक्ष का आरोप है कि बिहार में दिनों दिन बढ़ रही अपराध की घटनाएं साबित कर रही हैं कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार से विपक्ष का सवाल यूं ही नहीं है। 13 दिसंबर 2015 को मुजफ्फरपुर में चावल व्यवसायी की हत्या का मामला हो या 28 दिसंबर को वैशाली में इंजीनियर की हत्या का मामला, विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर नजर आया। नीतीश के कुर्सी संभालने के कुछ ही दिन बाद जब दरभंगा में 2 इंजीनियर्स की सरेआम हत्या कर दी गई, 17 जनवरी को दबंगों ने महादलितों पर तेजाब फेंककर 8 लोगों को घायल कर दिया। राघोपुर में एलजेपी नेता बृजनाथ की हत्या भी नीतीश सरकार के लिए चुनौती रही, तो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वेश्वर ओझा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आदित्य सचदेवा हत्याकांड पूरे देश में मीडिया की सुर्खियों में रहा। रोड रेज के मामले में जेडीयू की एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव ने अपनी पिस्तौल से आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके अलावा सिवान में 13 मई को पत्रकार राजदेव रंजन की अपराधियों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। इसकी गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि बाहुबली और आरजेडी नेता शहाबुद्दीन को जेल से बेल मिल गई। हालांकि बाद में फिर उसे जेल जाना पड़ा।
ये घटनाएं महज उदाहरण भर हैं, जिन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया है। विपक्ष का आरोप है कि ये घटनाएं बिहार में जंगल राज की वापसी के संकेत हैं। हालांकि नीतीश सरकार का दावा है कि बिहार में कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपी। और आप देख रहे हैं देश की बात। आगे हम देखेंगे कि येदियुरप्पा को कैसी राहत मिली है और साथ ही अमेरिकी चुनाव पर पूरा अपडेट आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन इस वक्त नजर डालते हैं पॉलिटिकल टॉप 10 खबरों पर। भारत दौरे पर आए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जॉन की और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही व्यापार और निवेश को लेकर भी बातचीत हुई। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में भारत को शामिल करने के न्यूजीलैंड के समर्थन का धन्यवाद किया। पाकिस्तान के थिंक टैंक की रिसर्च में दावा किया गया है कि भारत के पास इतना मटेरियल और कैपेसिटी है कि वो 365 से 492 परमाणु हथियार बना सकता है। इंडियन अनसेफ गार्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम नाम से ये स्टडी स्ट्रैटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद ने जारी की है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में लगे पोस्टरों के मुताबिक उरी हमले में लश्कर तैयबा का हाथ है। पोस्टर में गुजरांवाला के मोहम्मद अनस उर्फ अबू सिराक की तस्वीर है। उसकी नमाज जनाजा में लोगों को बुलाया गया है। पोस्टर में लिखा है कि उन्होंने उरी के मिलिट्री कैंप पर हमला किया। नीचे हाफिज सईद की भी तस्वीर है जो अनस के जनाजे की नमाज की अगुवाई करेगा। भारतीय मीडिया में खबर आने के बाद पोस्टर हटा लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि सरकार ने पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में काम करने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन फिल्म निर्माताओं को उन्हें काम देते समय लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। आम आदमी पार्टी से विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके कुछ समर्थकों के खिलाफ दिल्ली के जामिया नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अमानतुल्लाह खान ने 16 और 17 अक्टूबर की रात को उसके ऊपर हमला किया था। हालांकि हमला क्यों किया गया ये फिलहाल साफ नहीं है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में बिजनेस करने में आसानी वाले देशों की रैंकिंग में भारत को 130वां स्थान मिला है। पिछले साल के मुकाबले भारत की रैंकिंग में एक पायदान का सुधार हुआ है। केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए हैं। सरकार का कहना है कि पिछले एक साल में कारोबार को आसान बनाने के लिए करीब 1 दर्जन कदम उठाए गए हैं, लेकिन इन्हें रिपोर्ट में शामिल नहीं किया है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन पोस्ट से हटाए जाने के बाद पहली बार साइरस मिस्त्री ने इस मामले पर बयान दिया है। उन्होंने टाटा बोर्ड को एक ईमेल लिखा है। ईमेल में साइरस ने लिखा है कि इस तरह से पद से हटाए जाने से शॉक्ड हूं। भारत की बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर संजय बवेजा ने इस्तीफा दे दिया है। बवेजा का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब फेस्टिव सीजन शबाब पर है और फ्लिपकार्ट के सामने अमेजन से मुकाबला करने के साथ साथ फंड जुटाने की चुनौती है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कौन बवेजा की जगह लेगा, लेकिन नए सीएफओ की तलाश शुरू कर दी गई है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ब्रह्मपुत्र हॉस्टल के कमरे से पूर्वोत्तर के एक छात्र का शव बरामद हुआ है। छात्र की पहचान जे राजा पी चिरू के तौर पर हुई है, जो पिछले 3 दिन से लापता बताया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक छात्र मणिपुर का रहने वाला था। वो ब्रह्मपुत्र हॉस्टल के कमरा नंबर 171 में रहकर पीएचडी कर रहा था। वाराणसी चेतगंज स्थित लल्लापुरा क्षेत्र में एक मकान में भीषण धमाका हुआ, जिससे मकान की छत तक उड़ गई। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। पुलिस अब घटना की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक घटना का कारण मकान में पटाखे का अवैध भंडारण हो सकता है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। सीमा पर लगातार वो सीज फायर तोड़ रहा है। जम्मू के पास आरएसपुरा सेक्टर और अरनिया सेक्टर में बीएसएफ की पोस्ट पर पाकिस्तान ने फायरिंग की। बीएसएफ भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रही है। खबर है कि बीएसएफ ने 3 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया है और 5 से 6 पाकिस्तानी रेंजर्स की पोस्ट को भी वो भारी नुकसान पहुंचा चुका है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नौशेरा सेक्टर पर एलओसी पर भारी तनाव है। पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है और सेना भी उसका डटकर जवाब दे रही है। राजौरी के अलावा जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया
और पाक रेंजर्स की फायरिंग में आरएसपुरा सेक्टर के सुचेतगढ़ में 7 महिलाएं जख्मी हुई हैं। हालांकि 3 दिन से जारी इस फायरिंग का भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की 7 चौकियों को तबाह कर दिया है, तो वहीं 3 जवानों को मार गिराया। स्पष्ट हो गया है कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है तो हमारे सेना, हमारे सैनिक, हमारे वीर जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान उसका भरपूर जवाब देंगे और जहां आवश्यकता पड़े मुंह तोड़ जवाब देंगे। रिहायशी इलाकों में फायरिंग के चलते लोगों में दहशत का माहौल है। पाकिस्तानी फायरिंग की दहशत से आरएसपुरा में सीमा से सटे गांव के लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। फ्लोरा गांव में लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर घर छोड़कर जाते देखे गए। तो पहले तो 2 छत पर पड़े कोठे पर सर, उसके बाद ऐसे एक घर में पड़ा ना, उसका ये इशारा था एक वो खिड़की से लगाना जी। कितनी गोलाबारी हो रही है? बहुत ज्यादा है, ज्यादा हो रही है। हाँ। किस तरह का गोलाबारी? गोला मोटे गोले थे सर। हाँ, काफी पड़े थे, हमारे घर में 3 पड़े हैं। एलओसी पर ये हालात पाकिस्तानी सेना की नापाक हरकत की वजह से पनपे हैं और वहीं पाकिस्तानी फायरिंग ने सीमा पर बसे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। दिन हो या रात, सीमा पार से बरस रहे तबाही के गोलों का खौफ हर वक्त लोगों के जहन में रहता है। पाकिस्तान इन हरकतों से बाज नहीं आएगा जब तक जवाबी कार्रवाई हमारी अनेकों सेक्टर में बहुत जबरदस्त, बहुत पनिशिंग और बहुत कारगर होनी चाहिए। 28 सितंबर को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकाने तबाह किए थे और इसी के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार सीमा पर फायरिंग की जा रही है। पिछले 1 महीने में करीब 40 बार सीजफायर का उल्लंघन हो चुका है। बीएसएफ लगातार पाकिस्तान की फायरिंग का जवाब दे रही है, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को कब बंद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इस बीच सरकार के साथ हुई बैठक में बीएसएफ के उच्च अधिकारियों ने ये साफ किया है कि सीमा पार से हो रही फायरिंग में आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है और ये एक चिंता का विषय है। और हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के कई दगाबाजों में से एक ऐसे दगाबाज को जिसे भारत ने सर आंखों पर कभी बिठाया था। जी हां, जिस इमरान खान को हमने तमाम सम्मान से नवाजा, इज्जत अफजाई की जिसकी, वो आज हमें आंखें दिखा रहा है। बिना किसी सबूत के इमरान खान ने क्वेटा पुलिस सेंटर पर हमले के लिए भारत को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। और तो और इमरान ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान के कई टुकड़े करना चाहता है। देखिए इमरान की झूठी दलीलों पर पेश हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी गलती छिपाने के लिए हर उस चीज का जिम्मेदार हमें ठहराते हैं जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार होते हैं। पाक के सबसे अशांत क्षेत्र क्वेटा में पुलिस सेंटर पर हमले के लिए अब पाकिस्तानी नेता भारत को दोषी बता रहे हैं। कल तक पीएम मोदी के लिए कसीदे पढ़ने वाले इमरान खान के तो बोल ही बदल गए हैं। क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान ने कहा कि भारत हमसे लड़ नहीं सकता क्योंकि हम भी परमाणु ताकत रखने वाले देश हैं। ऐसे में भारत दूसरा रास्ता अपनाते हुए पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ बलूचिस्तान में, और हमें पता है कि एमक्यूएम को रॉ सपोर्ट करती थी, हमें पता है, बरतानिया में भी पता है, बीबीसी में वो ओन बेनेट जोन्स ने इसके ऊपर बार बार कहा कि जो एमक्यूएम है उसको पैसे मिलते थे रॉ से। ये सारी हुकूमतों ने उसकी सपोर्ट की एमक्यूएम को। इमरान की बचकानी बातें सुनिए, वो तो ये भी कहते हैं कि नवाज और पीएम मोदी मिले हुए हैं। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को कहता है दहशतगर्द है, कोई फोरम नहीं छोड़ता पाकिस्तान को ये कहने के लिए कि हमारा मुल्क दहशतगर्दी करता है हिंदुस्तान में और कश्मीर में, जबकि कश्मीर की वजह से, कश्मीर में जो जुल्म कर रहे हैं उसकी वजह से रद्द अमल आता है हिंदुस्तान में। एलओसी के पार सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान सख्ते में है। भारत के इस हमले के बाद पाकिस्तान की राजनीति में उबाल आ गया था और इस मौके का फायदा उठाते हुए उस वक्त भी इमरान खान ने एक बयान देते हुए कहा कि वो बताएंगे पीएम मोदी को कैसे जवाब देना है। मोदी, तुम्हारे पे अफसोस क्या है? मैं ये समझता था कि चलो तुमने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया, शायद तुम प्राइम मिनिस्टर बन के समझ जाओ, शायद तुम्हारे में कोई स्टेट्समैनशिप निकला है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि नरेंद्र मोदी, तुमने अपने हिंदुस्तान के लोगों को भी मायूस किया,
तुमने पाकिस्तान के लोगों को भी मायूस किया। तुमने दुनिया के अंदर साबित यह किया कि तुम लीडर नहीं हो। वैसे हम आपको बता दें कि इमरान सरासर झूठ बोल रहे हैं और क्वेटा हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन IS ने ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, EPN। तो पाकिस्तान के इस झूठ का बार बार पर्दाफाश होता है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं और वहां के नेता भी कुछ इसी अंदाज में है। चलिए अब अदालत से जुड़ी कुछ खबरें लेते हैं। कर्नाटक बीजेपी के नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को CBI की विशेष अदालत ने 40 करोड़ की घूस लेने के मामले में बरी कर दिया है। इस मामले में येदियुरप्पा को 3 हफ्ते जेल में रहना पड़ा था और CM की कुर्सी तक गंवानी पड़ी थी। येदियुरप्पा ने इसे सत्य की जीत बताया है। येदियुरप्पा पर आरोप था कि उन्होंने JSW स्टील कंपनी को गलत तरीके से माइनिंग का लाइसेंस दिलाने में मदद की थी। बदले में अगस्त से सितंबर 2010 के बीच JSW स्टील ने येदियुरप्पा के बेटे BY राघवेंद्र, BY विजेंद्र और दामाद सोहन कुमार के बैंक अकाउंट में 20 करोड़ डिपॉजिट किए गए थे। Today's order by the Honorable CBI Court comes to be as a relief. I am happy that the false allegations and politically motivated charges made against me have been dismissed. I always have faith in judiciary and I have not done any mistake. So today I got the relief. इस मामले में येदियुरप्पा और उनके 2 बेटे और दामाद समेत 12 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। येदियुरप्पा से इस मामले में 473 सवाल पूछे गए थे। CBI की अदालत ने 300 पेज का फैसला देते हुए येदियुरप्पा को बाइज्जत बरी कर दिया। इसी आरोप की वजह से येदियुरप्पा को 2012 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और बीजेपी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन 2014 में वे पार्टी में वापस लौट आए। ब्यूरो रिपोर्ट, EPN। और कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के बरी होने से बीजेपी ने राहत की सांस ली है। कर्नाटक में अगले साल चुनाव भी होने वाले हैं, इस लिहाज से देखा जाए तो उनको ये जो राहत मिली है वाकई बीजेपी के लिए खुशी की बात है। येदियुरप्पा को क्लीन चिट मिलने से बीजेपी उन्हें कर्नाटक में CM चेहरा भी बना सकती है। लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखने वाले येदियुरप्पा ने बीजेपी के दक्षिण विजय की शुरुआत की थी। अगले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को उनसे ही उम्मीद है। भाई भतीजावाद, जमीन घोटालों और भ्रष्टाचार के लिए BS येदियुरप्पा का नाम उछलता रहा है, लेकिन बीजेपी जानती है कि दक्षिण भारत में पार्टी का प्रभाव बढ़ाने में येदियुरप्पा की क्या भूमिका रही है। RSS की पृष्ठभूमि वाले येदियुरप्पा ने जिंदगी की शुरुआत क्लर्की और किसानी से की थी, लेकिन लिंगायत समुदाय के येदियुरप्पा ने भारी जनाधार भी तैयार किया। इसके लिए उन्होंने साधु संतों का भी साथ लिया। उन्होंने भूमिहीन किसानों और बंधुआ मजदूरों की समस्या लगातार उठाई। उन्हें कर्नाटक में बीजेपी के पहले CM के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने 3 साल तक प्रदेश पर शासन किया। इस दौरान उन पर नाते रिश्तेदारों के लिए नियमों को ताक पर रखकर फायदा पहुंचाने के बहुत आरोप लगे, लेकिन अपने वफादार सिपहसालार की मदद से वे हर मुश्किल से उबरते रहे। जब भी कोई संकट खड़ा होता तो वो मंदिर चले जाते थे, लेकिन राज्य के लोकायुक्त संतोष हेगड़े ने जब भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो वो उबर नहीं पाए। बीजेपी के भीतर से इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा था तो उन्होंने लिंगायत होने का कार्ड भी खेला और येदियुरप्पा ने आला कमान से सूबे से पार्टी से खात्मे की धमकी दे डाली। BS येदियुरप्पा 5 बार से शिकारीपुरा से विधायक रहे हैं। उनका सियासी करियर 2007 में परवान चढ़ा जब JDS से तालमेल कर सरकार बनाई थी। 20 महीने HD कुमार स्वामी CM रहे तो अगले 20 महीने येदियुरप्पा को रहना था, लेकिन कुमार स्वामी ने धोखा दे दिया। बहरहाल कुछ वक्त के लिए सरकार गिरी, लेकिन फिर एक फार्मूले के तहत येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने, लेकिन हफ्ते भर में JDS के समर्थन वापस लेने पर इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन मई 2008 में उन्होंने बहुमत से कम सीटों के साथ शासन शुरू किया। विपक्षी और निर्दलीय विधायकों को अपने पक्ष में ले आए और उन्होंने उपचुनाव में जीत हासिल कर बीजेपी को जबरदस्त जीत दिलाई। लेकिन खनन माफिया रेड्डी बंधु उनके लिए मुश्किलें खड़ी करते रहे। आखिरकार 2012 में उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। तब येदियुरप्पा ने अपनी कर्नाटक जनता पार्टी बनाई, जिसने करीब 10% वोट और 6 सीटें भी हासिल की।
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जब लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी तो येदियुरप्पा ने उन्हें अपना खुला समर्थन देने की बात कही। आखिरकार 2014 में केजेएस का बीजेपी में विलय हुआ और येदियुरप्पा को राज्य की कमान सौंपी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और आज सुप्रीम कोर्ट में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 पर बहस के दौरान दलील दी गई कि आज के जमाने में चुनाव प्रचार के तरीके बदल गए हैं, ऐसे में किसी बयान को उम्मीदवार तक सीमित नहीं रखा जा सकता। दलील ये भी दी गई कि अब नेता ऐसे भाषण नहीं देते, किसी को सिर्फ फेसबुक पर कुछ लिखने भर की देर होती है और इससे खूब प्रचार मिल जाता है। चूंकि संचार के तरीके बदल गए हैं, इसलिए वोट मांगने के तरीके भी बदल गए हैं। वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि धारा 123(3) को नए नजरिए से देखे जाने की जरूरत है। सिब्बल की दलील के दौरान सलमान खुर्शीद ने कहा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में धर्म अब राजनीति का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। उन्होंने उदाहरण दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति प्रोटेस्टेंट थे। इन देशों में कोई रोक नहीं है क्योंकि वहां और हमारे हालातों और मुद्दों में फर्क है। इस मुद्दे पर बहस कल भी जारी रहेगी। और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी एक बड़ा फैसला आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह उत्तर प्रदेश में कुम्हार, धनगढ़, बिंद और मल्लाह समेत 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने पर 2 महीना में फैसला करे। चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस सुनीत कुमार की डिवीजन बेंच ने एक याचिका पर यह फैसला दिया। याचिका में राज्य सरकार की ओर से इन 17 पिछड़ी जातियों के बारे में उत्तर प्रदेश की ओर से केंद्र सरकार को 2013 में भेजे गए प्रस्ताव का भी हवाला दिया गया है। चूँकि समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश ने इसको अग्रसारित करके वहाँ भेजा है प्रदेश स्तर से, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मैं मृत्युंजय तिवारी भारत सरकार की तरफ से पक्ष रखा कि वो अभी वो मानक के अनुसार नहीं है। इसलिए दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इसको कहा कि आप इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेषित करिए, वो 2 महीने में इस पर निर्णय ले। और अदालत की अन्य खबरों की ओर देखते हैं। टॉप 5 खबरें। क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ 2009 के लोकसभा चुनाव में गलत तरीके अपनाने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है और कुछ आरोप हटा दिए हैं, लेकिन मामला अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 25 लाख की खर्च सीमा पार करने के आरोप में सुनवाई नहीं होगी, लेकिन अमृतसर में चुनाव के वक्त मनचाहे अफसरों को नियुक्त करवाने के आरोप में मुकदमा चलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मांस निर्यातक मोइन कुरैशी के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर पर 16 नवंबर तक रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने कुरैशी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार करते हुए उसे 22 नवंबर को प्रवर्तन निर्देशालय के सामने पेश होने के निर्देश भी दिए हैं। कुरैशी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पिछले साल दर्ज किया गया था। कुरैशी पर टैक्स चोरी और हवाला सौदों में शामिल होने के आरोपों में भी जांच चल रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में यमुना किनारे बजरी, बालू और पत्थरों के खनन के मामले पर सुनवाई हुई। मामले में प्रतिवादियों ने खनन क्षेत्र के दौरे के बाद अपनी रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि नियमों को लागू करने के लिए कोई एजेंसी नहीं है। पुलिस को नहीं पता कि कहां से हरियाणा शुरू होता है और कहां यूपी खत्म होता है। साथ ही निदेशक को भी पर्यावरण संबंधी नियमों की कोई जानकारी नहीं है। एनजीटी में अब मामले पर 16 नवंबर से रोजाना सुनवाई की शुरुआत होगी। अब वाहन से दिल्ली नोएडा के बीच डीएनडी फ्लाईवे पर सफर करने वालों को टोल नहीं देना पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएनडी टोल फ्री करने का आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि डीएनडी पर टोल की अवैध वसूली हो रही है। अदालत ने सरकार से कहा कि वह टोल वसूले जाने पर रोक लगाए। बीसीसीआई और कोच्चि क्रिकेट क्लब के बीच विवाद के संबंध में पंचाट यानी आर्बिट्रेशन कानून पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये पहला ऐसा मामला है जिसमें कोर्ट को फैसला करना है कि पंचाट कानून में संशोधन से पहले से ही अदालतों में लंबित मामलों पर संशोधित कानून लागू होगा या नहीं। पंच निर्णय कानून में अक्टूबर 2015 में संशोधन हुआ था। अब इस मामले पर सुनवाई दिवाली की छुट्टी के बाद होगी। और अब सीधे लिए चलते हैं आपको अमेरिका, नजर डालते हैं वहां होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की खबरों पर।
डेमोक्रेट हिलरी और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के बीच राष्ट्रपति पद की लड़ाई आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। दोनों ही नेता एक दूसरे को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। हालांकि हिलरी ट्रंप से आगे निकलती दिखाई दे रही हैं। हिलरी से पिछड़ता देख ट्रंप ने रणनीति बदली और भारतवंशियों को अपनी ओर खींचने की कोशिश शुरू कर दी है। इन सब के बीच ट्रंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें ट्रंप कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक चुनावी नारे की नकल करते देखे जा सकते हैं। हालांकि इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है। 8 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अमेरिका में सियासी सरगर्मियां पूरे शबाब पर है। अब तक के ज्यादातर सर्वे और रिसर्च के मुताबिक डेमोक्रेट हिलेरी क्लिंटन रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ती दिखाई दे रही हैं। यही कारण है कि ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में जबरदस्त बदलाव करते हुए अमेरिकी भारतीयों को लुभाने की कोशिश की है। अपने कैंपेन की शुरुआती चरण में आउटसोर्सिंग को लेकर भारतवंशियों पर बरसने वाले ट्रंप अब दिल खोलकर उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। ट्रंप का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी की नकल करते हुए कह रहे हैं, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। 2014 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के तत्कालीन पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अब की बार मोदी सरकार का नारा इस्तेमाल किया था। ट्रंप का स्लोगन उसी की कॉपी है। हालांकि ट्रंप के इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हो पाई है। वीडियो का ऑडियो भी ट्रंप की आवाज से मेल नहीं खा रहा है, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हिलेरी से पिछड़ रहे ट्रंप ने हिंदुओं और भारतीयों को लुभाने की कोशिश की है। इससे पहले एक रैली में ट्रंप ने कहा था कि वो हिंदू और हिंदुस्तान से बेहद प्यार करते हैं। ट्रंप ने पीएम मोदी और उनकी नीतियों की भी जमकर तारीफ की थी। न्यू जर्सी में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी एक महान शख्स हैं। अगर वो राष्ट्रपति बने तो भारत अमेरिका का सबसे खास दोस्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवानिका भी भारतीयों के साथ करीबी बढ़ा रही हैं। इवानिका वर्जीनिया में भारतीय अमेरिकी समुदाय के साथ मंदिर में दिवाली मनाएंगी। इवानिका चैनिटिल स्थित राजधानी मंदिर की यात्रा के दौरान दीपावली मनाएंगी। राष्ट्रपति चुनाव में शामिल 2 शीर्ष उम्मीदवारों के परिवार से किसी भी मंदिर में जाने वाली इवानिका पहली सदस्य होंगी। और बात करते हैं हिलरी क्लिंटन की। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में आगे चल रही डेमोक्रेट हिलरी क्लिंटन आज अपना 70वां जन्मदिन मना रही हैं। जन्मदिन उनके लिए इसलिए भी खास है कि राष्ट्रपति चुनाव के सभी सर्वे में वो रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप से आगे चल रही हैं। आज उनका 69वां जन्मदिन है। अमेरिका में मौजूद एपीएन के संपादकीय सलाहकार इंद्रजीत पदभार ने अभी तक आए सभी सर्वे की भी समीक्षा की है। जो नेशनल पोल निकला है, जिसको CNN ने कंडक्ट किया है, जो पोल ऑफ पोल्स कहलाता है, वो फिर यही दिखा रहा है कि हिलरी क्लिंटन डोनाल्ड ट्रंप से कम 5 पॉइंट आगे हैं और ये पॉइंट्स बढ़ने की संभावना है। हालांकि के ट्रंप ने बहुत कोशिश की है पिछले 3 हफ्तों में कैचअप करने की, बट पोल के बाद पोल, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स का पोल हो, चाहे CNN का हो, चाहे वॉल स्ट्रीट जर्नल और CNBC या NBC का पोल हो, वो यही दिखा रहे हैं कि ट्रंप जो लीड लूज कर चुके हैं, जो लीड वैसे इतनी क्लोज कभी थी नहीं, बट एक टाइम 2 या 3 पॉइंट के करीब थी, बट जो हिलरी आगे बढ़ चुकी हैं, जब ट्रंप के स्कैंडल्स रिवील हुए हैं, वो लीड वो मेकअप नहीं कर पाए हैं। हालांकि ट्रंप का जो कोर सपोर्ट है, जो कट्टरपंथियों का सपोर्ट है, वो टस से मस नहीं हुआ है। और ट्रंप उनको अभी भी यही कोशिश कर रहे हैं कहने की कि आप पोल्स में मान्यता मत रखिए, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये जो सिस्टम है उनके खिलाफ चल रहा है, उनके फॉलोअर्स के खिलाफ है, कि रिपब्लिकन पार्टी ने उनका नॉमिनेशन रिग करने की कोशिश की थी, अब डेमोक्रेट्स उनका इलेक्शन रिग करने की कोशिश कर रहे हैं। और हिलरी क्लिंटन के जन्मदिन के एक दिन पहले 25 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मनाने वाले सिंगर कैटी पेरी ने इस बार अपने जन्मदिन पर राष्ट्रपति पद की दावेदार हिलरी क्लिंटन के आयोवा में आयोजित चुनाव अभियान में हिस्सा उन्होंने लिया और हिलरी को जन्मदिन की बधाई दी गाना गाकर। To my own hero.
और अब अंतर्राष्ट्रीय और खबरों पर नजर डालते हैं, इंटरनेशनल टॉप 5 खबरों में। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बार फिर नसीहत दी है कि वो अपनी जमीन से चलने वाले आतंकी संगठनों पर लगाम कसे। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर क्षेत्रीय स्थिरता बनाने में अपना योगदान दे सकता है जो उसकी धरती से उसके पड़ोसियों पर हमले करना चाहते हैं। आईएस के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। बगदाद के बाद इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसूल को आईएस से मुक्त कराने के लिए सेना शहर की दहलीज पर पहुंच गई है, जबकि शहर के करीब 90 गांवों और कस्बों से आतंकियों को खदेड़ दिया गया है। बौखलाया हुआ आईएस मोसूल शहर के आसपास बड़ी संख्या में लोगों का नरसंहार कर रहा है। इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने मध्य अफगानिस्तान के गोर प्रांत में कम से कम 30 असैन्य नागरिकों की हत्या कर दी। गोर के गवर्नर नासिर खाजे के मुताबिक इस्लामिक स्टेट समूह ने बच्चों समेत करीब 30 लोगों को बंधक बनाने के बाद उनकी हत्या कर दी। समूह ने अभी तक इस हमले की आधिकारिक रूप से जिम्मेदारी नहीं ली है। तुर्की की टीवी एंकर के सवालों में उलझे एक आरोपी ने 4 साल की बच्ची का रेप और फिर मर्डर करना कबूल कर लिया और फिर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। तुर्की टीवी चैनल पर न्यूज प्रेजेंटर मुगी एनली अपने क्राइम शो में इन्वेस्टिगेशन करती हैं। वो किसी फैमिली क्राइम के मामले में आरोपी से स्टूडियो में सवाल जवाब करती हैं। अमेरिका में नस्लवाद एवं वर्ग भेद पर आधारित व्यंग द सेल आउट के लिए मशहूर लेखक पॉल बीटी को प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार से नवाजा गया। वो ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अमेरिकी लेखक हैं। निर्णायकों ने इस उपन्यास को स्तब्ध कर देने वाला और अप्रत्याशित रूप से मजेदार करार दिया है। और देश की बात में अब बात इतिहास की। देश और दुनिया के इतिहास में 26 अक्टूबर कई कारणों से महत्वपूर्ण है। इनमें ये सभी प्रमुख हैं। 26 अक्टूबर 1775 में भारत में मुगलों के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर का जन्म हुआ। 1890 में पत्रकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म हुआ। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान की ओर से हमला होने पर राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय पर वो सहमति उन्होंने अपनी दे दी। 26 अक्टूबर 1950 में संत मदर तेरेसा ने कोलकाता में चैरिटी मिशन की स्थापना की थी और 26 अक्टूबर 1999 को उच्चतम न्यायालय ने आजीवन कारावास की अवधि घटाकर 14 साल तय की थी। और देश की बात में अब बात करते हैं। देश की राजनीति का असर किस तरह से आम आवाम पर पड़ता है और इसको लेकर साहित्यकारों कलाकारों पर भी पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। समाजवादी पार्टी में अहम और वर्चस्व की लड़ाई को लोक कलाकार किस तरह से देखते हैं और किस अंदाज में पेश करते हैं, हम आपको दिखाते हैं। एपीएन के स्टूडियो में पहुंचे कुछ लोक कलाकारों के गाए गीतों की एक झलक जो कि समाजवादी पार्टी के अंदर चल रही उठापटक पर तंज कसती है। तो आप भोजपुरी में गाए इस गीत का आनंद लीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। से इस समाजवाद का हो गया गड़बड़ झाला, घर का झगड़ा सड़क पे लेके आ गया बाहर वाला। चाचा बने चौधरी हुआ भतीजा जीते भैया, राजनीति में दुश्मन ना कोई मीत है भैया। एंग्री यंग मैन बन अखिलेश ने तेवर दिखाया, लेकिन बाप तो बाप है भैया, कान ऐठ बैठाया। कुछ ने खोया कुछ ने पाया, कहीं हम टकराया। मीठी खीर बना इस खेल में बिल्कुल पीते भैया। किस्सा कुर्सी का है प्यारे, देख रही है जनता। जनहित भूले निज हित साधे, पॉलिटिक्स के अभियंता। नाम समाजवाद है पर परिवारवाद में उलझे, नाम समाजवाद है पर परिवारवाद में उलझे। सभी पार्टी का है एक समान रीत ये भैया, नहीं राजनीति में दुश्मन ना कोई मीत ये भैया, नहीं राजनीति में दुश्मन ना कोई मीत ये भैया।